हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ऑल इंडिया प्राइमरी हेल्थ केयर में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप एक एलोपैथ के प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो ही क्या, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम मानव के समस्त रोगों के बारे में सूचीबद्ध तरीके से जानकारी लाते रहते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं किसी भी रोग, उसके कारण, उसके लक्षण और उसके एलोपैथिक इलाज के बारे में। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं ये जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन कहते हैं। देखिए, आप सोचते हैं इनफर्टिलिटी या बांझपन क्या है। इस रोग को बच्चा न ठहरना, फ्यूचर टू कंसीव के नाम से भी जाना जाता है। इस रोग से ग्रसित रोगिणी जो है किसी भी कारण से बच्चा पैदा करने या गर्भ धारण करने में असमर्थ रहती है। यदि उसका कारण ठीक कर दिया जाए तो वह गर्भ धारण करने की संभावना रहती है या गर्भ धारण हो सकता है। इनफर्टिलिटी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी या सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अंतर्गत यानी उसे गर्भ धारण कभी नहीं हुआ तो इसे प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहेंगे। प्राथमिक इनफर्टिलिटी या प्राइमरी इनफर्टिलिटी। और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में यानी रोगिणी को पहले बच्चा हुआ था किंतु अब काफ़ी लंबे समय से या काफ़ी लंबी अवधि से कोई गर्भ धारण नहीं हुआ है, ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के अंतर्गत आता है। देखिए, हमने बताया था कि जो है आज के दौर में यह एक समस्या, बहुत बड़ी समस्या जो है देखने में आ रही है। तो इसलिए इसको हम लोग बहुत ही बारीकी से या बहुत ही गंभीरता से समझेंगे। तो हम लोग इनफर्टिलिटी या बांझपन को समझने के लिए हमें पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और रिप्रोडक्टिव साइकिल को समझना होगा। हमें पहले रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई किसी चीज़ के बारे में समझेंगे तभी तो उसके कारण के बारे में समझ में आएगा। तो पहले हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझते हैं, तभी जो है इनफर्टिलिटी के बारे में समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरफ। तो जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेडीज के जनन तंत्र के बारे में और इसमें अंडा कैसे बनता है और जो है गर्भ धारण किस प्रकार से होता है, बहुत ही बारीकी से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हियर इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इमेज बना हुआ है। देखिए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मुख्यतः चार चीज़ें ही होती हैं, ओवरी, फॉलोपियन ट्यूब और ये यूट्रस और ये
वेजाइना, 4 ही चीज़ें होती हैं। तो समझते हैं ओवरी जो है, ओवरी की लंबाई जो है 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ये लंबी होती है और 2.3 सेंटीमीटर वाइड ऐसे चौड़ी होती है। उसके बाद में ये फॉलोपियन ट्यूब जो है लगभग आपका 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसके बाद में ये यूट्रस, और यूट्रस का ये नीचे का इलाका, यूट्रस का मुंह, ये नीचे का इलाका इसे सिवेक्स कहते हैं। और ये पूरा भाग जो है वेजाइना कहा जाता है, वेजाइना। ये इसे वर्थ केनोल भी कहा जाता है, वर्थ केनोल। ये लगभग जो है आपका 8 सेंटीमीटर ये रास्ता होता है, यहाँ से यहाँ तक 8 सेंटीमीटर। ओवरी 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 2.3 सेंटीमीटर वाइड, और ये फॉलोपियन ट्यूब 10 सेंटीमीटर होता है लंबा। अब ये देखिए यूट्रस, यूट्रस के अंदर जो है 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं। क्यों? नॉर्मली किसी भी फीमेल का यूट्रस एक नाशपाती या एक सेब के बराबर का होता है, और यही एक सेब के बराबर का यूट्रस एक सेब के आकार का, और यही डिलीवरी के दौरान जो है 2 फुटबॉल इतना बड़ा हो जाता है, 2 फुटबॉल इतना बड़ा। तो समझ सकते हैं कि ये कितना स्मूथ होता होगा। तो इसके लिए, स्मूथ होने के लिए भाई यहाँ पर जो है 3 प्रकार की लेयर्स होती हैं, ये बाहर की और ये बीच में और ये अंदर। जो सबसे अंदर की जो लेयर होती है इसे इंडोमेट्रियम कहते हैं, ये बहुत ही स्पंजी लेयर होती है। और ये बीच में ये मायोमेट्रियम होती है, ये बहुत स्मूथ मसल्स होती है, ये स्मूथ मसल्स होती है, स्मूथ मसल। और ये लास्ट में पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम मसल से, ये 3 मसल से यूट्रस बना होता है। ओके, अब आ जाइए फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब में ये देखिए जहाँ पर ओवरी है, ओवरी के जस्ट आगे एक ग्रंथि होती है, मस्कुलर पैराटोल्सिस। इसके बाद में ये यहाँ पर एक सेल होता है, जस्ट मस्कुलर पैराटोल्सिस के बाद में एक लेयर होती है, एक ग्लैंड होती है जिसे सेलेटेनियम सेल, ये कोशिका सेलेटेनियम सेल होते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर म्यूकस रिलीज करने वाली ग्रंथियाँ होती हैं और ग्रंथि होती हैं। तो ये देखिए यहाँ से अंडा निकलता है, यहाँ फॉलोपियन ट्यूब में आता है, तो उससे ये ग्रंथियाँ आगे, ये ग्लैंड आगे खिंचाती है, ये सेल इसके पास अपना सीलिया होता है, ये आगे बढ़ता है, ये आगे म्यूकस रिलीज करती है, अंडा यहाँ पर निकलता है और यहाँ पर। ये तो हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हमको समझना है रिप्रोडक्टिव साइकिल के अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि एक ओवरी में अंडा किस प्रकार बनता है और कौन से चेंजेस आते हैं, अंडा यहाँ पर कैसे आता है, और ये ओवम स्पर्म के साथ कैसे मिलता है, और ये 9 महीने तक किस प्रकार से रहता है, इस प्रक्रिया के बारे में समझेंगे। ये प्रक्रिया जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंतर्गत समझी जाती है, और ये इसकी संरचना, उसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर समझते हैं होता है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसकी इमेज और पूरा चरित्र सीखा जाता है, और रिप्रोडक्टिव साइकिल में अंडा कैसे बनता है और स्पर्म के साथ
किस प्रकार से मिलता है। तो अब हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझ गए, अब रिप्रोडक्टिव साइकिल को समझते हैं कि अंडा कैसे बनता है, इस चीज के बारे में। देखिए यहाँ ये हमारा माइंड से दिमाग से एक हार्मोन निकलता है जिसे GnRH से gonadotropin releasing GnRH एक हार्मोन से निकलता है दिमाग से। वो हार्मोन्स आके पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथि की अग्रपाली, GnRH हार्मोन्स आके पिट्यूटरी ग्लैंड की अग्रपाली पर वर्क करता है। अब यहाँ से हार्मोन निकलता है, कहते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। ये हार्मोन्स आके सीधे ओवरी पर वर्क करता है। यहाँ पर आता है जब FSH हार्मोन्स ओवरी में आता है तो यहाँ पर बहुत छोटे छोटे, ये हमने फॉलिकल बना दिए थे पहले से ही, ये यहाँ पर बहुत छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल बन जाएंगे। जब यहाँ पर फॉलिकल बन जाएंगे तो यहाँ से एक हार्मोन्स रिलीज होगा से इस्ट्रोजन कहते हैं। इस्ट्रोजन हार्मोन्स अब ओवरी से रिलीज होगा। अब इस्ट्रोजन हार्मोन्स जैसे ही रिलीज होगा तो इसकी दो ड्यूटी है। एक तो जब यहाँ से FSH ओवरी पर आ जाएगा और यहाँ ओवरी में फॉलिकल बन जाएंगे तो यहाँ से इस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलेगा, उसका दो ड्यूटी होगा। सबसे तो पहले ये जाके इधर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH को कम करेगा, कहेगा भाई आपने FSH भेज दिया, फॉलिकल बना दिए, अब आपका ड्यूटी खत्म है, आप स्लो हो जाओ। ये एस्ट्रोजन का काम होता है। और दूसरा इधर क्योंकि भाई अब यहाँ पर फॉलिकल बन गए हैं तो अंडा को इधर आना है, फ्यूचर में इधर तो रहना है, तो ये दूसरा ड्यूटी सीधे आके इधर यूट्रस पे काम करता है। यूट्रस की लाइनिंग को मजबूत मजीद बेहतर बनाता है और इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा खून का बंदोबस्त करता है। एक शब्द होता है वस्कुलराइजेशन, मतलब खून की सप्लाई को लाना। तो यहाँ पर बहुत सारा खून का बंदोबस्त करता है और दूसरा FSH को कम करता है। और जब FSH कम हो जाएगा तब एक ऑटोमेटिक हार्मोन्स निकलेगा यहाँ से LH। ये LH हार्मोन्स खुद ब खुद निकलता नहीं है, ये LH हार्मोन्स खुद ब खुद निकलता नहीं है। देखिए एस्ट्रोजन की जाति मतलब ज़्यादा और FSH की कमी। जब FSH कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ जाएगा तो ये LH हार्मोन्स ऑटोमेटिक रिलीज होगा। LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स, ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा। और जैसे ये LH आएगा इधर ओवरी पर, ये इधर ओवरी का दरवाजा खटखटाएगा टक टक,
कहेगा निकालो अंडे को बाहर। जैसे ही FSH कम हो जाएगा, एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी, तो LH हार्मोन्स निकलेगा। देखो फिर बता रहा हूँ कि LH हार्मोन्स खुद ब खुद नहीं निकलता है। ये जब एस्ट्रोजन बढ़ता है, FSH कम हो जाता है, तो खुद ब खुद अपने आप ऑटोमेटिक बन जाता है। और ये फिर LH बनने के बाद में यहाँ ओवरी पर आता है, दरवाजा खटखटाता है, टक टक, चलो अंडे को बाहर निकालो। तब जब FSH आ जाएगा तो यहाँ से एक अंडा LH हार्मोन आएगा और एक अंडे को बाहर निकालेगा। किसी एक अंडे को ओनली वन ऑफ द फॉलिकल विल बी सेलेक्टेड, मात्र यहाँ से ओनली वन ऑफ द फॉलिकल विल बी सेलेक्टेड, मात्र एक फॉलिकल जो है सेलेक्ट किया जाएगा LH के द्वारा। इसके लिए ये जो बहुत बड़ा आगे टास्क करने जा रहा है, उसके लिए एक फॉलिकल को सेलेक्ट किया जाएगा। इधर से इसके अंदर ये अंडा पड़ा हुआ है। जब LH आएगा तो ये अंडा यहाँ से रिलीज हो जाएगा। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन या अंड उत्सर्जन या ओव्यूलेशन कहा जाता है। दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड ओव्यूलेशन। इस प्रक्रिया को ओव्यूलेशन कहा जाता है। ओके, तो अब अंडा इधर निकल गया, अंडा यहाँ जो है फॉलोपियन ट्यूब में आ जाएगा। अब ये जो इधर फॉलिकल था, इससे अंडा निकल गया, फॉलोपियन ट्यूब में आ गया। अब इसमें जो फॉलिकल था उसका शेप चेंज हो जाएगा, ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। इसका कलर येलो आ जाएगा, पीले कलर का हो जाएगा, इसका कलर येलो आ जाएगा, और इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा आपका ग्रेफियन फॉलिकल। इसका नाम क्या हो जाएगा? ग्रेफियन फॉलिकल। जब इस फॉलिकल से अंडा निकल जाएगा, अंडा इधर फॉलोपियन ट्यूब में आ गया है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब इधर समझते हैं इसका क्या होगा। जब इससे अंडा निकल गया तो इसका शेप चेंज हो जाएगा, इसका काम भी चेंज हो जाएगा, इसका फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। अब ये है एक ग्लैंड का काम करेगा, ग्रंथि का। जो भी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ जो उत्पादित करते हैं उन्हें हम ग्लैंड कहते हैं या ग्रंथि कहते हैं। तो अब ये एक ग्रंथि का काम करने लगेगा यहाँ पर। अब इसका नाम जो है ग्रेफियन फॉलिकल हो जाएगा। अब जिससे एक हार्मोन्स निकलेगा जो बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार हार्मोन्स होता है, इसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। अब यहाँ से एक हार्मोन्स निकलेगा प्रोजेस्टेरॉन। ये हार्मोन्स बहुत ही मेहनती, बहुत ही ईमानदार हार्मोन्स होता है। ये हार्मोन्स जैसे ही निकलेगा, इसको पता है कि हमारी ड्यूटी क्या है। ये अब हार्मोन्स पूरे 9 महीने तक ऐसे ही निकलता रहेगा। ये हार्मोन्स जैसे ही निकलेगा, इधर बहुत सारा यूट्रस के लाइनिंग को मजबूत करेगा, बहुत सारा खून का बंदोबस्त करेगा और 9 महीने तक प्रेगनेंसी को सेफ रखेगा। देखिए, अब ये पूरे 9 महीने तक इसी ग्लैंड से प्रोजेस्टेरॉन निकलता रहेगा और ये प्रेगनेंसी को इधर सेफ रखेगा। उसके लिए खाने पीने का पूरा बंदोबस्त प्रोजेस्टेरॉन ही करेगा। अगर सपोज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान यदि कभी भी इस प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा घटती है तो प्रेगनेंसी खराब हो जाएगी, प्रेगनेंसी फेल हो जाएगी। तो ये लगातार पूरे 9 महीने तक बहुत ही बखूबी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करता है। ओके, तो इधर हार्मोन्स का काम खत्म। अब हमारा अंडा जो है निकल के फॉलोपियन ट्यूब में आ चुका है। अब हमने बताया था ये यहाँ पर मास्कुलर पैराटोल्सिस जो ग्रंथि होती है, ये जो है एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। ये
कॉन्ट्रैक्शन पैदा करती है। जैसे हम लोग कोई निवाला खाते हैं तो गले से यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा होता है जो खाने को पेट तक स्टमक तक लेके जाता है, सपोज वो आगे भी लेके जाता है। तो जो ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर ये जो है फॉलोपियन ट्यूब में होगा। तो ये अंडा के इधर यहाँ पर आ जाएगा। जो कॉन्ट्रैक्शन होगा मस्कुलर पेराटोल्सिस में, तब ये अंडा यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ से एक ये सेलिएट सेल होता है, इसके पास ये सेलिया होता है। ये सेलिया से अंडे को और आगे यहाँ पर ढकेल के कर देगा। ओके, ढकेल के कर देगा। अब यहाँ पर ये जो है म्यूकस रिलीज फंड्स, ये यहाँ पर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें म्यूकस रिलीज फंड कहते हैं। इनके पास ना तो सिलिया होता है ना तो कोई कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये क्या करते हैं, यहाँ पर जो सेल्स लगी होती हैं ये बहुत ही चिकना स्लाइवा एक चिपचिपा पदार्थ रिलीज करते हैं, जिससे अंडा गीला रहता है और आगे खिसकने में आसानी रहती है। तो ये यहाँ पर आएगा, ये म्यूकस के सारे अंडा यहाँ पर आके रुकेगा। और सपोज अंडा जब यहाँ पर आ जाएगा, उसी टाइम पर मान लीजिए किसी लेडी का शादी हुआ है, उसके अंदर शादी हुआ है तो रिलेशन से कोई या रिलेशन हुआ है तो स्पर्म यहाँ से आएगा। कुछ तो स्पर्म एक बार में 2 लाख जो है, एक बार में जो है 30 से 40 जो है 40 मिलियन के लगभग स्पर्म आता है। 40 मिलियन जो है स्पर्म पर ml में होता है। एक ml में 40 मिलियन स्पर्म होता है। स्पर्म यहाँ पर आएगा, कुछ तो इधर चले जाएंगे जो खत्म हो जाएंगे, कुछ यहाँ इसके सारे मर जाएंगे। ओनली एक जो है स्पर्म यहाँ पर आएगा, इस अंडे के साथ अटैच करेगा। जब अंडे के साथ कोई स्पर्म मिल जाएगा तो ये अंडा जो है निषेचित हो जाएगा। अब यहाँ पर जब अंडा निषेचित हो जाएगा तो ये मोरूला बन जाएगा। फिर मोरूला यहाँ तक आते आते ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाएगा। मोरूला sperm attached to ovum is called morula. Morula is convert to the blastula and blastula is attached while lining of uterus. यहाँ पर जो अंडा से स्पर्म मिलेगा तो ये मोरूला बन जाएगा। यहाँ तक आते थे ये ब्लास्टूला में कन्वर्ट हो जाएगा और ब्लास्टूला इस यूट्रस के साथ अटैच कर लेगा, क्योंकि यहाँ पर भाई पहले से ही एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ने बहुत अच्छे से पूरा ब्लड का बंदोबस्त कर दिया है। ये दीवारें एकदम मस्त बना दी हैं रहने लायक। तो ये इसके साथ में जो है अपने आप को अटैच कर लेगा और अटैच करने के बाद में अब यहीं से जो है पूरे भ्रूण का विकास होगा और 9 महीने तक यहीं पर बच्चा रहेगा। 9 महीने के बाद में जो है 2 महीने के बाद में डिलीवरी हो जाएगी। और सपोज ये शादी नहीं हुई है, इंटरकोर्स नहीं हुआ है, तो अंडा अकेले यहाँ आएगा, प्रोजेस्टेरॉन देखेगा कि ये अंडा अकेले आ रहा है, तो इतना सारा बंदोबस्त किया था वो सब वेस्ट चला जाएगा। सब अपना अपना डीपी छोड़ देंगे और वो पीरियड के रहते बाहर निकल जाएगा। तो समझ गए कि एक अंडा के साथ में स्पर्म कैसे मिलता है, उनका कैसे विकास होता है। ओके, तो देखिए ये तो था रिप्रोडक्टिव साइकिल के बारे में। अब हमारा मेन टॉपिक है इनफर्टिलिटी पहुंचपन के बारे में। तो ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी समझने के लिए। अब फिर से हम अपने टॉपिक पर आते हैं, इनफर्टिलिटी पर।
देखिए, कोई पेशेंट अगर आता है तो ये तो आप लोग को बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने बता दिया। यदि कोई पेशेंट आता है और ऐसी समस्या बताता है तो सबसे पहले हम लोग उसके रोग की इतिहास, मासिक धर्म संबंधी या पहले कभी उसको गर्भ बच्चा हुए हैं अथवा कोई गर्भ जो है स्त्राव हुआ है या गर्भ खराब हुआ है या कोई सफ़ेद पानी, लिकोरिया की शिकायत, कोई दर्द आदि के रूम मतलब इन चीज़ों के संबंध में जो है विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद में मतलब कोई चिकित्सा भी चली है तो उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो है रोगिणी का जो है शारीरिक परीक्षण जो है कोई कुशल महिला चिकित्सक से कराएंगे या कराना चाहिए, जिसमें यदि कोई स्थानीय कारण हो तो उसका पता लग सकता है। यदि कोई स्थानीय कारण हो तो उसका पता लग सकता है। इसके बाद में रोगिणी के मानसिक धर्म जब समाप्त हो जाता है, मानसिक धर्म समाप्त होने के तुरंत बाद ही समाप्त होते ही एक जांच होती है HSG, हिस्टोरोसोल्विंगोग्राफी, हिस्टोसोल्विंग ऑफ ग्रेफियन या ग्रेफी, HSG जिसे बोलते हैं। जांच होती है HSG जांच कराएंगे। इसमें जो है योनि की और यूट्रस की कैविटी और फॉलोपियन ट्यूब का इमेज जो है लिया जाता है। इस परीक्षण में कराएं। इस परीक्षण में जो है पूरा ये आपका इधर से जो है एक नली डाल के यहाँ ओवरी का, फॉलोपियन ट्यूब का और यूट्रस का पूरा अंदर से इमेज लिया जाता है। तो इसमें यदि कहीं पर कोई यहाँ यूट्रस में कोई, फॉलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में कहीं पर कोई गांठ वगैरह कुछ है तो उसके बारे में इसमें पता चल जाता है। और ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए, यदि ओव्यूलेशन का पता लगाने के लिए रोगिणी का शारीरिक टेम्परेचर चेक करेंगे। एक एंडोमेट्रियम बायोप्सी होती है उसको करेंगे। फॉरेन टेस्ट एक था है, फॉरेन टेस्ट कराएं। इसके अलावा एक पोस्ट कोलाइट टेस्ट होता है, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो है टेस्ट, इसे जरूर कराना चाहिए, पोस्ट कोलाइट टेस्ट। पोस्ट कोलाइट टेस्ट जो है यह जांच जो है संभोग के तुरंत 4 से 6 घंटे के अंदर होनी चाहिए। इसमें जो है 10 से 50 मिलियन स्पर्म पर हाइट, 10 से 50 मिलियन स्पर्म पर हाइट देखे जाते हैं। ओके, 10 से 50 मिलियन पर हाइट स्पर्म देखे जाते हैं। इसके अलावा जो ये लेडीज का, फीमेल्स का इतना जांच कराने के बाद में, इस सब चीज़ों की जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम इसके बाद में जो है मेल पुरुष का स्पर्म टेस्ट कराएं, जिसके लिए रोगिणी के जो पति हैं या जो मेल है उसको लगभग 1 सप्ताह का परहेज करने, मतलब संभोग न करने का सलाह दें, या संभोग न करने के बाद में 1 हफ्ता तक परहेज, संभोग न करे। उसके बाद में कोई अच्छी प्रयोगशाला में बीज की जांच कराएं। जांच की रिपोर्ट सामान्य आती है। सामान्य पता लगने पर उसके कौन से कारण हैं उसका पता लगाना चाहिए। जब उसका पता लगाएंगे और उसी के हिसाब से चिकित्सा करेंगे। तो पहले हम लोग बेसिक जो है स्पर्म जांच के बारे में समझते हैं। तो स्पर्म जांच जो होता है उसमें कई सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, लेकिन मेन जो चीज़ें हैं, मेन उनको देखना है।
स्पर्म टेस्ट में बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हम लोगों को जो रिपोर्ट में मेन चीज़ें देखनी है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। मेन चीज़ जो पहली देखनी है स्पर्म अकाउंट। स्पर्म अकाउंट ये 40 मिलियन पर ml में। इसके अलावा दूसरी जो है वैल्यूम जो है 2 से 4 ml वैल्यूम। इसके अलावा ये 20 मिनट। इसके अलावा मोटिलिटी देखनी है, मोटिलिटी एट लॉस। आखिर में 60% मोटिलिटी एट जो है सो गुड मोटिलिटी 60% गुड मोटिलिटी। इसके यहाँ एबनॉर्मल फॉर्म्स जो है कुछ स्पर्म ये भी देखने हैं, एबनॉर्मल फॉर्म्स में कितने आते हैं। एबनॉर्मल फॉर्म ये जो है 20% से ज़्यादा एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए। ये लिग्निफिकेशन 20 mTs का मतलब होता है कि इस स्पर्म को आप ऐसे रखेंगे तो ये 20 मिनट के अंतर बिल्कुल पानी बन जाएगा, गायब हो जाएगा, ऐसे समझिए। उसके अंदर जो स्पर्म के साथ में जो खनिज तत्व, वसा, प्रोटीन जो भी था वो सब गायब हो जाएगा। ये 20 मिनट में होना चाहिए, और किसी का 10 ही मिनट में गायब हो जाता तो ये गलत है, 20 मिनट सही है। ओके, तो ये तो था स्पर्म अकाउंट के बारे में, स्पर्म की जांच। अब हम लोग समझते हैं जो है रोगिणी की चिकित्सा के बारे में, जो है चिकित्सा के बारे में समझते हैं। देखिए, यदि रोगिणी की ट्यूब में कोई एडिक्शन, फॉलोपियन ट्यूब में कोई जो है एडिक्शन या कोई एडिक्शन हो तो उसको शल्य चिकित्सा या फिर ऑपरेशन के द्वारा ही हटाना पड़ेगा। उसमें तो कुछ दवाई मेडिसिन का कोई रोल नहीं है भाई। अगर फॉलोपियन ट्यूब में कोई गांठ वगैरह या कोई सिस्ट या कोई एबनॉर्मल कोई ऐसी एडिक्शनल कोई फंक्शनल कोई प्रॉब्लम है तो उसमें तो शल्य चिकित्सा, शल्य क्रिया का ही ऑपरेशन ही उसमें कामयाब होगा, और उसमें कुछ किया नहीं जा सकता है। और रोगिणी को अगर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉलोपियन ट्यूब सही है, कोई उसमें एडिक्शनल कोई फंक्शनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जो है रोगिणी को पौष्टिक भोजन देंगे जिसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक हो, तथा साथ ही में जो है शुद्ध शिलाजीत के अलावा बादाम या गाय का दूध, पनीर वगैरह वगैरह ये ज़्यादा मात्रा में रोगिणी को खाने के लिए सलाह देंगे। इसके अलावा रोगिणी को आश्वासन दें तथा यह विश्वास दिलाएं कि वह गर्भ धारण करने, मां बनने में सक्षम है। इसके अलावा जो है शारीरिक शक्ति के अनुसार जितनी उसकी क्षमता हो उसके हिसाब से प्रतिदिन व्यायाम करने की सलाह दें। प्रतिदिन डेली रोटेशन में थोड़ा बहुत मतलब व्यायाम करने की सलाह दें। और इसके अलावा यदि रोगिणी को ओव्यूलेशन मतलब अंडा नहीं बनता है, जांच कराते हैं तो देखते हैं यदि रोगिणी में अंडे नहीं बन रहे हैं तो उसके लिए एक जो है औषधि चिकित्सा करेंगे। औषधि चिकित्सा में एक टेबलेट आती है क्लोमिफीन, जो है अपना जर्निंग नाम है क्लोमिफीन टेबलेट। टेबलेट जो है
क्लोमिफेन। ये दवा का जेनेरिक नेम है क्लोमिफेन। और इसका जो है फर्टोमेट टेबलेट, फर्टोटेब टेबलेट, ये जो हो गया जेनेरिक नेम। ये कंपोजिशन का नाम है क्लोमिफेन। टेबलेट इसकी आती है फर्टोमेट नाम से आती है। इसके अलावा टेबलेट फर्टोटेब नाम से आती है, फर्टोटेब। इसके अलावा टेबलेट जो है रेज्यूम, ये कई सारी टेबलेट्स आती हैं। ये फर्टोटेब टेबलेट आपकी सिप्ला की है, और ये फर्टोटेब जो है ग्लक्सो, फर्टोमेट सिप्ला की हो गई, ये फर्टोटेब आपकी ग्लक्सो। की हो गई, ये होती है कंपनी। ये दवा का जो है मुख्य नाम आप क्लोमिफेन। ये जो है 50 मिलीग्राम, 50 मिली, ये दवा के टेबलेट नाम हो, और ये जेनेरिक नाम। 50 मिलीग्राम की एक टेबलेट जो है मानसिक धर्म जो है शुरू होने के 5वें दिन से लेकर 5 से 7 दिन तक देंगे। ये इसमें से कोई एक टेबलेट, ये दवा का मुख्य नाम याद रखिए क्लोमिफेन टेबलेट। ये 50 mg की टेबलेट मानसिक धर्म शुरू होने, जिस दिन से शुरू होता है उस दिन से 5वें दिन, जिस दिन शुरू हुआ उसके 5वें दिन से लेकर 5 या 7 दिन तक देंगे। क्या धर्म शुरू होने के 5वें दिन से 5 से 7 दिन तक देंगे। ओके, यदि जैसे आपने ये 1 महीने किसी को पीरियड आया, उसके बाद उन्होंने 50 mg की टेबलेट, उसके अंडे नहीं बनने हैं, तो हमने 50 mg की टेबलेट दी, 1 महीने खाने के बाद कोई लाभ नहीं होता है, तो उसको दूसरे चक्कर में 100 mg प्रतिदिन देंगे, 50 से बढ़ा के 100 mg कर देंगे। गर्भधारण ना होने पर लास्ट में 150 mg प्रतिदिन, इसी क्रम में आवश्यकता पड़ने पर 200 mg प्रतिदिन, और इससे अधिक मात्रा नहीं दे सकते, और अधिकतम 6 महीने तक ही देंगे। 6 महीने के बाद में देखिए, पहली बार में 50 mg देंगे, अगर ओव्यूलेशन नहीं होता है तो दूसरे चक्र में 100, इसके बाद में 150, और अधिकतम 200 mg तक दी जा सकती है, और अधिकतम 6 महीने तक, 6 महीने के ऊपर नहीं दी जा सकती है। ओके, इसके अलावा दूसरी जो टेबलेट है, दूसरी टेबलेट है डुफास्टोन। ये डुफास्टोन टेबलेट जो है निर्माता इसके कंपनी इसका निर्माण करती है। ये एक टेबलेट मानसिक धर्म के 14वें दिन से लेकर 25वें दिन तक देंगे। ये जो है डुफास्टोन टेबलेट
मानसिक धर्म के एएमसी के 14वें दिन से लेकर 21वें दिन तक देंगे। ओके, ये टेबलेट जो है कार्पस ल्यूट्रियम जो बताया था, जो प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण करता है, उससे रिलेटेड अगर कोई समस्या होती है तो ये टेबलेट का इस चीज़ में बहुत अच्छा रोल है। ये बहुत ही अच्छा काम करती है। तो बस हमको कुछ ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं लेना है। बस ये फार्टोमेट टेबलेट, ये इसमें से कोई एक टेबलेट मानसिक धर्म के 5वें दिन से लेकर 5 या 7 दिन तक देंगे। अगले चक्कर में अगर नहीं होता है तो 50 से 100 कर देंगे, फिर 150, 200, अधिकतम 200, इससे ऊपर नहीं, और अधिकतम 6 महीने से ऊपर नहीं दी जा सकती। इसके अलावा डूफा स्टोन टेबलेट, ये सेल्वे कंपनी की आती है, ये एमसी के 14वें दिन से लेकर 21वें दिन तक देंगे। ओके, इसके अलावा साथ में ही इंजेक्शन प्रेगानिल, एक इंजेक्शन ये प्रेगनील इंजेक्शन कंपनी का, ये प्रेगनील इंजेक्शन इन्फार का आता है। 1500 इंटरनेशनल यूनिट से लेकर 5000 इंटरनेशनल यूनिट। ये इंजेक्शन जो है मानसिक धर्म के 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन, ये इंजेक्शन मानसिक धर्म के 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन, ये इंजेक्शन मानसिक धर्म के 12वें दिन, 14वें दिन और 16वें दिन लगाएंगे। और खासकर ये इंजेक्शन जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन संभोग करने की सलाह देंगे। ओके, ये इंजेक्शन का जिस दिन प्रयोग करेंगे उस दिन जो है संभव करने की सलाह देंगे। तो आज का टॉपिक इतना सब करने के बाद में लेडीज़ को यदि कोई एडिक्शनल कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है, कोई गांठ वगैरह नहीं है, तो इतना इलाज करने के बाद 100% जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। और यदि कोई जो है कोई ट्यूब में कोई सिस्ट वगैरह है तो फिर उसका तो ऑपरेशन करा के ही वो हटाने पड़ेगी, वरना इतने ट्रीटमेंट से नॉर्मली अगर कोई दिक्कत होगी तो सही हो जाएगी, उसको जो है प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। आई होप आज का हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं जानकारी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में किसी नए टॉपिक के साथ।